So as I told you, we will start with the some MCQ. So first question on your screen is, which legendary Indian sport person was awarded with the prestigious Padma Vibhushan award recently? Bapre, two people, everyone is given the Sachin Tendulkar. Guys, हम are asking a Padma Vibhushan, right? Pratikya. देखो पहले क्वेश्चंस में ही कितना कंफ्यूजन है. सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसा करंट अफेयर्स है, किस वे में आप पढ़ते हो. इतना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ना, बहुत ही सिंपल है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ईच वन. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ईच वन कि आपको इतना एटलीस्ट थोड़ा सा पता तो रहना चाहिए क्या व्हाट द थिंग इज हैपनिंग. काफ़ी मिसलेनियस यहाँ पे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब कि द पीपल्स आर नॉट श्योर. ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था, पद्म विभूषण. एंड माई पर्पज इज शोइंग दिस क्वेश्चन इज दैट कि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको एक्सपेक्टेड होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो द पीपल हु आर गिवन द आंसर मैरी कॉम, इट इज़ 100% करेक्ट. एंड दोज हु आर नॉट गिवन द राइट आंसर, डोंट वरी, बट रिमेंबर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जाम. सो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आप एक तरह से क्या बोलते हैं ना, टारगेट करके स्टडी करना होता है. सो 7 पीपल को दिया गया था. आपके और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 7 पीपल को पद्म विभूषण दिया गया था, 16 पीपल को पद्म भूषण दिया गया था. एंड रिमेनिंग आई थिंक 123 समथिंग, 123 21 23 और 21 पद्मश्री अवार्ड दिया गया था. सो पद्मश्री एंड पद्म भूषण इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता है. मैं अभी आपको एडिशनल स्लाइड्स में बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्या क्या होते हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये अवार्ड सेक्शन का स्पेशली क्वेश्चन है और नेशनल लेवल का बहुत बड़ा अवार्ड है. आपको पता है, आफ्टर द भारत रत्न देयर इज अ सेकेंड, ये जो तीनों है ना, सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, राइट, इंडिया का. तो भारत रत्न जो आपका फर्स्ट सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. आफ्टर दैट देयर इज अ पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. सो इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. और हाउ मेनी पीपल कैन गिव द आंसर. हु क्लीन्स द मेन सिंगल टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट 2020. ग्रैंड स्लैम से ये है. बाकी आगे के अपकमिंग ग्रैंड स्लैम तो सब पोस्टपोन हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19. ओके, इसका आंसर काफ़ी राइट मिल रहा है मुझे. सो इट मीन्स यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स. ओके, ग्रेट. किसी का भी अभी तक रॉन्ग आंसर नहीं आया है. ठीक है, सो नोवाक जोकोविच इज द राइट आंसर. इन एडिशन, इफ आई विल आस्क, in which month Australian Open conducted or held? In which month this tournament held? Anybody? Okay, no one. There is a 26 people. Okay, 2 people given the answer, Abhi Patel and Suraj. Okay, ठीक है, that's good. So Jan month में दिस टूर्नामेंट कंडक्टेड इन अ मंथ ऑफ जैन. सो कभी कभी क्वेश्चन इस वे में भी फ्रेम हो जाता है. ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. द फ्लैगशिप बिएनुअल डिफेंस एग्जीबिशन ऑफ द इंडिया डी एक्सपो ऑर्गेनाइज इन विच सिटी. बहुत बड़ा इवेंट था इंडिया का, बहुत बड़ा, ये एक नेशनल लेवल का इवेंट था डिफेंस डिपार्टमेंट का. तो सिंपल सा एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही ईजी सा पूछा है कि कहाँ पे ये हुआ था. दिल्ली में, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड वेयर इज इट. अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो मुंबई के सारे BST बसेस के जो स्टॉप होते हैं ना, उस पर पूरा एडवर्टाइजमेंट भी लगा हुआ था. ओके, सो जिसका राइट आंसर लखनऊ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल गिवन द राइट आंसर. ओके, दैट्स ग्रेट. मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट है एटलीस्ट. Which country has recently developed the recovery the plasma to treat COVID-19 infected patient? So अभी एक जो थियरीज का डेवलप हुआ है ट्रीटमेंट करने का, विच इज कॉल्ड द प्लाज्मा थियरी. सो इसको कौन सी कंट्री ने डेवलप किया था? काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है ना इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है पूरा कोविड-19 पैंडमिक. सो गुड, चाइना इज अ राइट आंसर एंड नाउ यू पीपल आर गिवन द आंसर राइट करेक्टली. Okay, 5 number. As of 2020, largest cricket stadium of the world is located in a which country?
लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से, एंड करेंट अफेयर्स का सबसे बर्निंग टॉपिक है ये। बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने विजिट किया था इंडिया, अगर से आपको याद होगा, फ्यू मंथ बिफोर, यस, ट्रम्प ने विजिट किया था। कहाँ पे? अहमदाबाद, और वहीं पे ये क्रिकेट स्टेडियम है। सो आई होप कि राइट आंसर मिल गया होगा आपको। सो क्रिकेट स्टेडियम, स्टेडियम से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज इंपॉर्टेंट इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस स्टेडियम, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट, एंड एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है, इंडिया में इस टाइप का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। सो सरदार पटेल स्टेडियम, राइट सूरज? पूरा फुल नेम एक्सप्लेन करने के लिए, इन स्टेडियम का नाम है सरदार पटेल स्टेडियम, विच इज़ इन गुजरात, अहमदाबाद। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। हाउ मेनी सी हैवॉक हेलीकॉप्टर शैल बी परचेज बाय इंडिया फ्रॉम द यूएसए? ये भी उसी का पार्ट है जो अभी हमने देखा, सरदार पटेल स्टेडियम जो इवेंट हुआ था, उसी इवेंट में जो प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट किए थे यूएस के, तो एक बहुत बड़ी डिफेंस डील थी। सो देखो, ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट होगी, जो पीपल्स पढ़ते होंगे, तो आप शायद से इन सब चीज़ों पे फोकस कभी नहीं करते होंगे। आप सिर्फ देखोगे हाँ ट्रम्प आए, अहमदाबाद गए, अहमदाबाद से फिर ये सब हुआ, प्रोग्राम हुआ, मोदी ने भाषण दिया, ट्रम्प ने भाषण दिया और चले गए। बट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब चीज़ें बनती है। मोस्ट ऑफ द पीपल गिवन द रॉन्ग आंसर, ओनली द आई थिंक सूरज अग्रवाल हु इज गिवन द 24, एंड 24 इज द राइट आंसर। सो सोचो आपने ये न्यूज़ कितना एकदम बर्निंग न्यूज़ था, ईच एंड एवरी प्लेसेस, न्यूज़पेपर में भी था, न्यूज़ चैनल्स पे भी था, और आपने सुना भी था। बट इस पॉइंट पे शायद से ही किसी ने फोकस किया हो, और आप जो आंसर दे रहे हो, आई होप कि आपने स्टडी कुछ किया होगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज ये हो सकता है कि आप रैंडमली आंसर कर रहे हो 22। सो नो इशू, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। तो मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ कि किस इंपॉर्टेंट इवेंट या फिर जो न्यूज़ होते हैं उन पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पे फोकस करना होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ। हैन पीटर हैंडेक हु रिसीव द नोबेल लिटरेचर प्राइज बिलोंगिंग टू द विच कंट्री? लिटरेचर का इनको नोबेल प्राइज मिला है, सो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? अब ये क्वेश्चन पूछे जाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि एक इंडियन पर्सनालिटी को भी मिला था। वन इंडियन पर्सनालिटी ऑल्सो रिसीव द नोबेल प्राइज, सो एटलीस्ट एज अ इंडियन पर्सन अपने को नोबेल प्राइज पे थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, राइट? सो द पीपल हु आर गिविंग द थर्ड ऑप्शन ऑस्ट्रिया, सो इट इज़ करेक्ट। एंड जो हाँ राइट, अभिजीत बनर्जी ओन द फॉर इकोनॉमिक्स के लिए इनको मिला था। सो अब नोबेल प्राइज़ में एक इंडियन पर्सन को सेलेक्ट किया गया है, तो नोबेल प्राइज़ से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सो चलो, आपकी अवेयरनेस है, इट्स गुड। सो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने रखा है, हु हैज़ ओन रिसेंटली क्राउन मिस वर्ल्ड एशिया 2029? ओके, ग्रेट, सिमरन, अनुष, एल्स्टर, गुड। देखो ये क्वेश्चन ये लेने का मेरा मेन पर्पस क्या है कि एटलीस्ट आप अवेयर रहो। जो मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट हुआ था उसमें सेकंड पोजीशन किसका था? सुमन राव का था। सी वॉज द सेकंड, और यू कैन से सी वॉज अ रन अप। विनर तो आपके टोनी यान सिंह थे जो जमैका के, सेकंड पोजीशन था अपना इनका सुमन राव। सी बिलोंग टू द इंडिया, सी बिलोंग टू द इंडिया। सो अब इनको मिस वर्ल्ड एशिया डिक्लेयर किया गया था, तो इस तरह से इनसे भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस होता है, तो ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। एंड 9 नंबर अगर हम देखें तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर द न्यू चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन? चंद्रयान 2 अपना फेल हो गया था, जैसे ही फेल हुआ तुरंत इंडिया गवर्नमेंट एंड इसरो ने डिसाइड किया हम तीसरा लॉन्च करेंगे। फेलियर्स, लर्न फ्रॉम योर फेलियर देन यू विल सक्सेस, एंड डेफिनेटली दिस टाइम वी विल सक्सेस। इस टाइम भले विक्रम ने हमें धोखा दे दिया, जो हमारा लैंडर था, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैंडर? मैं अभी आपको टिस का ना लास्ट ईयर, ये जो 4 जुलाई को एग्जाम था ना, उसका पेपर भी थोड़ा सा दिखाऊंगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इज देयर। सो जिसका राइट आंसर है 600 करोड़। सो बहुत सारे पीपल्स ने दिए हैं राइट आंसर, एंड कुछ ने 300 भी दिया, नो इशू। सो
चेक कर लेना आपके आंसर कितने राइट हैं आउट ऑफ 10। विच फेमस एक्टर ओन द बेस्ट एक्टर इन अ मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड इन द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020? बहुत इजीली आंसर कर पाओगे, राइट? जोकर। एम आई राइट? द नेम ऑफ द मूवी? यस। ओके, जैक्विन फोनिक्स इज द नेम ऑफ द एक्टर। सो गाइज, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्या क्या अभी 2-3 मंथ पहले, दिसंबर से लेकर के मार्च तक का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें लिया था कि आई कैन शो यू हाउ द क्वेश्चंस मे बी फ्रेम ऑन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट न्यूज़, एंड आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन आई विल शो यू 10 क्वेश्चन फ्रॉम द टिस 2020 जो कि 4th जैन को कंडक्ट हुआ था। इस 2020 का जो अभी कंडक्ट हुआ था 4th जैन को, उसके एक्चुअल पेपर मैं आपको शो करूंगा, सो दैट विल गिव यू द मोर बेटर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बिफोर एनालाइज द लास्ट ईयर पेपर, I will explain you what are the important area as a GK and current affairs point of view. So especially in this slide we will see the current affairs. So जो आपका ये वर्कशॉप है स्पेशली इसीलिए है कि आपको अवेयरनेस जाए कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस सेशन में। आई होप कि मैं कर पाऊँगा, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे जो एक एरिया दिया गया है बिजनेस जीके का, सो इट इज़ स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्लानिंग फॉर द एचआरएम के लिए जो प्लान कर रहे हैं, जिनको 15 मार्क्स का एक एडिशनल एग्ज़ाम देना होता है आफ्टर द टिस नेट के बाद जब भी टिस मैट का ऑन अ सेम डे सेम टाइम पे एग्ज़ाम होगा, जैसे ही आपका टिस नेट का एग्ज़ाम खत्म होगा ना, उसके बाद एक टिस मैट का एग्ज़ाम होता है जिसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन बिजनेस ओरिएंटेड जीके होता है। सो उसके लिए ये वाला पूरा एरिया आपका इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मर्जर एंड एक्विजिशन, जो बड़े बड़े एमएनसीज कंपनीज होते हैं ना, उनके मर्जर एंड एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ दे विल लॉन्च द एनी न्यू प्रोडक्ट, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब कोई एनी पर्टिकुलर एक्टर और एक्ट्रेस और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जब किसी पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट होता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं। CEO एंड MD, CEO एंड फाउंडर, ये सब पार्ट आ जाता है MNCs कंपनी के। जब भी लाइक सुंदर पिचाई है गूगल इंडिया के CEO, एंड अभी रिसेंटली गूगल क्लाउड के एक पर्सन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा है। रिसेंटली अभी 25 डेज़ का मैटर है। सो गूगल इंडिया के CEO अपॉइंट हुए थे। तो इस तरह से जो बड़े बड़े MNCs कंपनी हैं, उनके जो CEO फाउंडर्स, उनसे रिलेट करके अगर कोई भी चेंजेस या न्यूज़ है तो वो आपको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाने का चांस रहता है। एंड ब्रांड टैगलाइन, जो इंपॉर्टेंट ब्रांड है उनके जो टैगलाइंस होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बेसिकली ये आपको इम्पॉर्टेंट बिजनेस जी के ओरिएंटेड क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो जो टिस मैट अपीयर करने वाले हैं स्पेशली फॉर द एचआरएम के लिए, तो उनके लिए ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा। बाय द वे, अदर पीपल जो दूसरे सेक्शन के लिए देख रहे हैं टिस के, तो उनको ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर से थोड़ा सा स्टडी करके रखेंगे तो एक आध क्वेश्चन आपको आपके 40 मार्क्स वाले में आ सकता है। बाय द वे, देयर इज नो एनी चांस, स्पेशली वो टिस मैट में ही पूछा जाएगा। बट वॉट एवर द नेशनल, हाँ एक वन मोर इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई क्वेश्चन होगा कहीं पे, तो वो आप पूछ सकते हो डाउट से रिगार्डिंग, तो साथ में वो क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, देन आपका जो नेशनल अफेयर्स है, इट इज़ अ मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है ना, वो यहीं से बनते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला सोशल, अगर से सोशल बेस्ड कोई इश्यूज है, कहीं पे कुछ है या किसी ने कुछ अच्छा काम किया है, कोई कंपेन रन किया है, तो उससे रिलेट करके आपको पूछ लेगा। स्पोर्ट्स सेक्शन इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करके रख लो आप जब भी प्रिपरेशन करोगे इस सेक्शन का, स्पोर्ट्स सेक्शन मार्क करके रख लो। स्पोर्ट्स सेक्शन से स्टैटिक से भी पूछा जाएगा एंड करंट अफेयर्स से भी पूछा जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था एक स्टैटिक जीके से, स्पोर्ट्स सेक्शन से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड विल सी कौन आंसर दे पाता है राइट। ओके, मुझसे भी वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मैं इतना डीप में स्पोर्ट्स सेक्शन के स्टैटिक में नहीं स्टडी किया था, और वो जो उसका आंसर था मैंने कुछ गेस करके दिया था। आई विल शो यू, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड आफ्टर दैट मूवी, कोई मूवी है अगर से न्यूज़ में, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड मूवी से रिलेटेड कुछ अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल डिस्कस। एंड हियर इज़ अ अवार्ड। जो मेरा पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था ना, पद्मा अवार्ड,
वो यही है, अवार्ड सेक्शन से क्वेश्चन 100% कवर होते हैं टेस्ट एग्जाम्स में। सो जो कंट्री के रिसेंट अवार्ड है ना, जैसे आपका 26 जैन को दिया जाता है पद्मा अवार्ड, तो ऑल पद्मा अवार्ड में से जो आपका पद्म विभूषण है, सबसे सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, उतना का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड अभी आप जो एग्ज़ाम अपीयर करोगे, कभी करोगे दिसंबर या जैन में होगा आपका नेक्स्ट टेस्ट 2021, तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना 15 अगस्त को ग्लैंड्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो ग्लैंड्री अवार्ड विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट। तो वो इस टाइप के जो अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड है एंड साहित्य अकादमी अवार्ड है, तो ये सब रिलेट करके पूछे जाने का चांस रहता है। इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इस साल भी जो 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो नेशनल लेवल के इम्पॉर्टेंट सेक्रेटरी होते हैं, नीति आयोग, एज यू नो नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो आपका नीति आयोग है, 2015 में इसको फॉर्म किया गया था। पहले इसको योजना आयोग बोलते थे, प्लानिंग कमीशन, आफ्टर दैट इट्स कॉल्ड द नीति आयोग। तो उसके रिलेटेड अगर जो भी चेंजेस हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन्स को, सीईओ या फिर ये सब वाइस चेयरमैन का पोस्ट होता है, जो चेयरमैन होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। तो ये सब अगर पोस्टेड में कोई चेंजेस हो रहा है, आपके पास आरबीआई से रिलेटेड कोई चेंजेस हो रहा है, कोई गवर्नर, कोई वाइस गवर्नर, इस तरह से अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो ये सारे चीज़ें, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और अगर से हम बात करें रिसेंट की, तो जो CGI होता है, CGI ब्रेकिंग द वॉइस, ओके, इट विल बी द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट वनिष्का एंड शुभनदीप, बिकॉज कैन यू प्लीज रिपीट, ओके। सो वट एवर द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो है, तो ये सब जो मैंने इंस्टीट्यूशंस बताए ना, नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूशंस है, RBI हो गया, एंड जो आर्मी से रिलेटेड भी अगर से कोई अपॉइंटमेंट होता है, जैसे अभी रिसेंट कुछ महीने पहले जो नरवन है उनका अपॉइंटमेंट हुआ था एज द चीफ आर्मी ऑफिसर, एंड CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि रिसेंट अपॉइंट हुए आफ्टर द रंजन गोगोई। तो ये सब जो अपॉइंटमेंट है ना नेशनल लेवल के, ये सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। एंड देन अगर से हम बात करें पॉलिटिकल, अगर से कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट है, इफ़ देर इज़ एनी पॉलिटिकल अचीवमेंट, एनी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नया रिकॉर्ड बनाया है, कुछ भी ऐसा हो, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई एक्विजिशंस लगा हो जो नेशनल लेवल की है, तो इन सब से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस होता है नेशनल लेवल के न्यूज़ में। आफ्टर दैट इलेक्शन, अगर से कोई रिसेंट इलेक्शन है ना, कोई रिसेंट इलेक्शन है, तो वो आपको केयर करना है, उससे रिलेट करके कवर करना है। और इस साल जो इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था ना 2020 में, जो 4 जैन को एग्जाम था, आई विल शो यू, और आप ट्राई करना उसका आंसर देने के लिए कि जो इलेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था आप दे पाते हो कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही बेसिक जनरल अवेयरनेस से है, क्योंकि पूरे इलेक्शन पीरियड में आपने उसको सुना होगा, बट हार्डली शायद से ही कोई आंसर कर पाया होगा। आई विल शो यू, आप आंसर करना, देखते हैं। उसके बाद है मेजर प्रोजेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर से गवर्नमेंट कोई भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट हो एंड न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, ये सब तो ऐसे बहुत कम होते हैं। बेसिकली रिवर्स पे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना पावर कॉरपोरेशंस के, ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का अगर कोई इनैगुरेशन होता है या फिर किसी का कोई स्टार्ट या फिर गवर्नमेंट कोई अमाउंट एलोकेट करती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट का नाम, और अगर से वो रिवर से रिलेटेड है, किसी रिवर पे पर्टिकुलर रिवर पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो वो वहाँ से उस रिवर का नाम या किस स्टेट में है, इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछा जा सकता है। बाय द वे, आपको जो गवर्नमेंट के अगर से रिसेंट प्रोजेक्ट होंगे पास्ट 6, 7, 8 मंथ के, वो पूरा आपको देखना रहेगा। एंड विजिटिंग डिग्निटीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एंड इससे रिलेट करके भी क्वेश्चन था इस साल। सो शायद से मैंने उसको अपने PPT में नहीं लिया है, बट उसका डिटेल्स कहाँ पे मिलेगा मैं आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा कि कहाँ पे वो सारे आपको कंटेंट मिल सकते हैं लास्ट ईयर के। सो विजिटिंग डिग्निटीज़ क्या होता है कि अगर से कोई पर्टिकुलर पर्सन, फॉरेनर्स या फिर इंडिया का कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई फॉरेन में जाता है या कोई फॉरेनर्स आता है, राइट, तो वो पर्सन्स के नाम से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस होता है। तो अगर से मैं अभी रिसेंट की बात करूँ, तो जो 26 जैन था हमारा, हु वॉज द चीफ गेस्ट? एनीबडी कैन टेल मी हु वॉज द चीफ गेस्ट? चलो ठीक है, नाम नहीं याद होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना फॉरेनर्स के नाम याद करना, बट इतना बता सकते हो कि फ्रॉम विच कंट्री ही बिलोंग, वॉज द पर्सन हु वॉज द चीफ गेस्ट एट 26 जैन। 26 को जो चीफ गेस्ट थे हमारे, राइट, सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गिवन द राइट आंसर ब्राज़ील। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे वो, जो हमारे इस साल के चीफ गेस्ट थे।
सो इस टाइप के पर्सन जो होते हैं ना, हाँ बेंजामिन, सो इस टाइप के जो पर्सन होते हैं ना, इट्स कॉल्ड द विजिटिंग डिग्निटीज़। तो अगर ऐसा कोई है तो वो आपको केयर करना है। अभी रिसेंट में ट्रम्प भी आए थे, बट ट्रम्प के बारे में तो शायद से हर कोई जानता है। तो बट कुछ नेशन ऐसे होते हैं, जैसे अभी इसके 2 साल पहले मैंने जब एग्ज़ाम दिया था 2018 के नवंबर मंथ में विजिट किया था किसने, जापान के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है शिंजो आबे। तो वो रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया था एग्ज़ाम में, शिंजो आबे से रिलेटेड। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है विजिटिंग डिग्निटी से। देन आपका आता है नोबेल प्राइज़, जो मैंने एक क्वेश्चन आपको कवर करके भी दिखाया, नोबेल प्राइज़। एंड नोबेल प्राइज़ इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप जब एग्ज़ाम लास्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर दोगे ना, आपका एग्ज़ाम अगस्त से जैन में है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द 2021, सो जैन में आपका एग्ज़ाम रहेगा। और नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट होता है आपका अक्टूबर के नियर बाई अनाउंसमेंट होता है। एंड दिस प्राइज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिसंबर। तो ये टोटल पूरा पार्ट रहेगा आपके करंट अफेयर्स का। सो अगर से कोई इंडियन पर्सनालिटी इसमें इन्वॉल्व करता है तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाय द वे, इसका एक ओवरव्यू आपको देखना रहेगा। अगर इंडियन पर्सनालिटी नहीं है तब भी कुछ अवार्ड्स होते हैं, लाइक पीस प्राइज एंड लिटरेचर। ये दो तो एज सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाँ बाई चांस अगर कोई इंडियन पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो जाता है तो नोबेल प्राइज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोबेल प्राइज़ आपको स्टडी करना है। देन फिल्म फेयर अवार्ड इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर अभी टेस्ट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे मूवी से। एक तो स्टैटिक जी के बहुत पहले 2015 के न्यूज़ से था, और एक रिसेंट न्यूज़ से था। तो मूवीज़ एंड जो यहाँ पे मैंने मार्क किया था मूवीज़, एंड उसी से रिलेट करके आपका फिल्म फेयर अवार्ड। ओके, सो ये दोनों पार्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एग्ज़ाम आप जब भी दोगे तब आपका जो भी अनाउंसमेंट रहेगा, जो भी रिसेंट फिल्म अवार्ड रहेगा, वो आपको याद रखना है। अभी के लिए जो आपका फैब मंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑस्कर से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी कवर किया था, वो आप एटलीस्ट पढ़ के रखो, क्योंकि हो सकता है 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स पूछे जाने का चांस होता है। तो नेक्स्ट ईयर आपका एग्जाम जैन में होगा, फैब का न्यूज़ है, तो 1 साल का कवर नियर बाई हो जाएगा। और जो आपका ये फिल्म फेयर अवार्ड था, अगर मैं पूछूँ यहाँ से, एनीबडी नो what was the name of the best film in this film festival, 65th National Film Fair Award? What was the name of the best movie? इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया का जो फिल्म फेयर होता है, दिस इज इट वाज द 65th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। फुल्ली बॉय नहीं, गल्ली बॉय, रजत नहीं, सिमरन, या Okay, so Gully Boy, and best actress was the Ranveer Singh, and best actress was the Alia Bhatt, and best director was the Farha Ali Khan. Okay, so इस टाइप के आपके नेशनल लेवल के न्यूज़ है। और इसी वे में अगर से एक क्वेश्चन मैं पूछ दूँ आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वे में, सो दादा साहब फाल्के अवार्ड, what was the name of the movie who awarded with the दादा साहब फाल्के अवार्ड, and what is the name of that actor? मूवी और एक्टर दोनों को मिला है ये अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड बोल सकते हो। इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फिल्म इंडस्ट्री। राइट पी, आपका नाम है पी ऐश्वर्या, सुपर 30 एंड ऋतिक रोशन, राइट। ये दोनों आंसर राइट हैं, और ये बहुत हाईली चांस है एग्जाम्स में आने का। तो जब भी एग्जाम्स रहेगा या अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जस्ट रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट डे आपको पढ़ना होता है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये कवर करेगा। इंपॉर्टेंट डे से 1 मार्क का क्वेश्चन कवर होता है। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना आपसे एग्जाम में, इट्स विल बी रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डे, अदरवाइज इट विल आस्क अबाउट द थीम। जैसे आपका 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे। ओके, अब पूछ लेगा व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस ईयर, तो अभी जो भी थीम अनाउंस होगा वो रहेगा। 8 मई को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है, सो रेड क्रॉस डे। इस साल रेड क्रॉस डे को क्या थीम रहेगा वो पूछ देगा। सो जब भी आप एग्जाम दोगे ना, एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, हाँ वनिश का विच डे इज आर इम्पॉर्टेंट, एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे स्टडी करना होता है इंपॉर्टेंट डे। इंपॉर्टेंट डे जब एग्जाम आप देने जा रहे हो ना जैन में, अगर से आपका एग्जाम जैन में हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे, दिसंबर और फैब, ठीक है, ये 3 मंथ तो एटलीस्ट रिमेंबर रख लेना, जो भी इंपॉर्टेंट डे होगा। ओके, विच डे आर द इम्पॉर्टेंट,
ओके ऐसे पूरे साल का तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, वो हमारे कंटेंट में रहता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रिक्वेंट आस्क रहते हैं, जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो उनका एक पूरा लिस्ट है हमारे पास। ओके सो आपके हिंट के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जैन में अगर आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो जैन के पहले दिसंबर एंड जैन के बाद फैब, एटलीस्ट ये 3 मंथ तो आपका अपडेट होना चाहिए। बाय द वे अगर से 1 ईयर का कर सकते हो तो इट्स गुड। 1 ईयर में जैसे ओजोन डे है, नेशनल योगा डे है, मदर्स डे है एंड अर्थ डे है, रेड क्रॉस डे है, तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट आते हैं, यूथ डे, राइट, तो कंज्यूमर्स राइट डे, ये सब फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले डे हैं, तो इनको या पूरा ईयर से याद कर सकते हो तो दैट विल बी गुड। इफ नॉट सो व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट दिस 3 मंथ प्रिपेयर कर लो, और एंड जो मंथ दे रहे हो ना एटलीस्ट उस मंथ का तो याद रहना चाहिए, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में देखा गया है ना कि जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो ना उसके आजू बाजू जो भी नियर बाई कोई इंपॉर्टेंट डे ना वही पूछा जाता है मोस्टली, एंड लोग उससे अनअवेयर रहते हैं, पूरा साल का याद रखें, बट वो मंथ का हाथ से अगर किसी को याद रहता है तो वो आंसर कर लेगा, बाय द वे भूल जाते। तो जो मंथ दे रहे हो ना एटलीस्ट उस मंथ का तो पूरा आपको रिमेंबर करके ही जाना चाहिए, और थोड़ा सा ध्यान दो कि कहीं उसी दिन जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसी दिन कोई इंपॉर्टेंट डे तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है उसी डेट का आपको पूछ लिया जाता है और आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हो कि ऐसा कैसा हो सकता है सेम डे का। ओके तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी केयर करनी होती है। सो ये इंपॉर्टेंट डे हो गया आपका नेशनल लेवल के अफेयर्स के सारे न्यूज़। एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल, सो इंटरनेशनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द टिस एग्जाम। इस साल कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरनेशनल न्यूज़ से। उसका पूरा एनालिसिस यूट्यूब पे मेरा वीडियो है, आपको मैं बता दूंगा, आप वैसे सर्च मार के देख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एज इट इज़ क्वेश्चन मिलेगा, मैंने खुद ने वो एग्जाम अटैम्प्ट किया था और सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करके लाए थे, तो वो सारे के सारे एज इट इज़ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इंटरनेशनल न्यूज़ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पर्सनालिटी न्यूज़ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। वॉर से तो नहीं आया था बट इंपॉर्टेंट होता है। वॉर मतलब कि वॉर तो एक्चुअल में वॉर नहीं होता है, बट होता क्या है ना, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, राइट। सो मिलिट्री एक्सरसाइजेज बिटवीन कंट्री टू कंट्री जो होगा, जैसे अगर से इंडिया एंड चाइना की बात करें तो हैंड इन हैंड है, ओके। इंडिया एंड नेपाल की बात करें तो सूर्य किरण है। ऐसे ही अगर से और भी नेशन है लाइक युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, तो ऐसे बहुत सारे जो भी इंदिरा है, काफ़ी फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है इंदिरा, सो इंडिया एंड रसिया का, तो ये सब सो सारे हैं ना, इन्हीं सब से मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वॉर के कैटेगरी में यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप मार्क कर लो 3 स्टार रेटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स का यहाँ से आपका फिक्स है, 1 मार्क्स से लेकर के 2 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 100% पूछा जाएगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ना पूछे, ठीक है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, लाइक आपका यूनाइटेड नेशन जो सबसे पहले नंबर पे, अगर हम बात करें कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड लेवल की इंस्टीट्यूशंस की, तो सबसे पहले आपका आता है यूनाइटेड नेशन। आफ्टर दैट वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर एशिया लेवल पे आएंगे तो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इन सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना, तो जो इनमें रिसेंट अगर कोई न्यूज़ में है, या तो किसी का पर्टिकुलर अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट हुआ है जो कि चीफ पोस्ट पे होते हैं, सेक्रेटरीट पोस्ट पे, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा। अगर से कोई बहुत बड़ा लोन इंडिया को दिया है, स्पेशली इंडिया को कंसर्न करके आपको देखना है, तो अगर कोई ग्रैंड या तो फिर लोन, राइट, जो ग्रैंड होता है वो रिटर्नेबल नहीं होता, और जो लोन होता है उसको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये जो दोनों होता है, अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने दिया है, लाइक IMF ने या तो फिर वर्ल्ड बैंक स्पेशली देता है, और ADB है आपका, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो अगर इन सब ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी दिया है, या तो फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहाँ पे कोई अगर से इंडिया का कुछ मैटर चल रहा है, या फिर यूनाइटेड नेशन में इंडिया का कुछ मैटर चल रहा है, तो इन सब से रिलेट करके जो भी न्यूज़ में रहेगा तो इस इंस्टीट्यूशन से रिलेट करके आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन, अदरवाइज 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% हर साल पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल जो 15 to 20 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 15 to 20 आपको रहेंगे, एटलीस्ट आप लिस्ट देखोगे ना तो 15-20 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बेसिकली, इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ना होता है, तो बहुत सारे, बट इससे ज़्यादा आपको एग्ज़ाम्स में नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 15 to 20 को एटलीस्ट रिमेंबर करना है। इस 15-20 में यूनाइटेड नेशन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और भी है बहुत सारे,
इन्वामेंटल के लिए है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो यही सब बहुत सारे हैं और बहुत सारे बॉडीज़ भी है यूनाइटेड नेशन की, तो उन सबको कंसर्न करके आपको स्टडी करना पड़ता है। फिर आता है आपका मेजर एग्रीमेंट। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पार्ट ऑफ योर एग्जाम है, क्योंकि आप लोग एक सीनियर लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो ना, दिस इज़ अ लाइक अ मास्टर लेवल एग्जाम, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस सब पॉइंट्स को भी अवेयर करो, कंसर्न करो। तो मेजर एग्रीमेंट से रिलेटेड पूछा जा सकता है एंड सम टाइम MOUs से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MOUs तो बहुत कम आता है क्योंकि ये UPSC लेवल का चीज़ हो जाता है, बट यू पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू अपीयर अ मास्टर लेवल प्रोग्राम, सो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपको भी इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत होना चाहिए। ओके, सो MOUs एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। MOUs इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू कंट्री। जब कोई कंट्री टू कंट्री कोई एग्रीमेंट साइन होता है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। अभी देखो चाइना के साथ एक चल रहा है प्रॉब्लम अपना, ठीक है। अब चाइना के साथ क्या चल रहा है, LAC। एनीबडी नो व्हाट इज द LAC? अभी रोज आप न्यूज़ देखते रहोगे ना कुछ ये यहाँ पे इससे रिलेट करके पूछता है। सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ देगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAC। आपने तो पढ़ा था लाइन ऑफ कंट्रोल, तो आप तो वो सोचोगे नहीं, अगर जो सोच पा रहे हैं तो इट्स गुड। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं LAC को, जो हमारा चाइना और नेपाल के साइड में है, राइट। तो इसका जो प्रॉब्लम चल रहा है, अगर इस पर कोई MOU साइन होगा, अगर इस पर कोई MOU साइन होता है ना इंडिया और चाइना का, या फिर अभी देखो नेपाल के साथ एक इशू चल रहा था बॉर्डर शेयर का, अभी बॉर्डर शेयर का नेपाल के साथ इशू चल रहा है, तो अगर इस पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ हाई लेवल की मीटिंग्स हुई, तो कुछ MOU साइन होगा, सो उसमें दे देगा इश्यूज़ के नाम एंड पूछ लेगा कि फ्रॉम विच कंट्री दिस इशू रिलेटेड MOU साइन। तो ये होता है इंपॉर्टेंट MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक बार जब इंडिया का और ईरान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, कौन से वो पोर्ट एक था चाबर पोर्ट के लिए, सो वहाँ से पूछा था, क्वेश्चन आया था एग्जाम्स में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट पोर्ट इंडिया साइन एग्रीमेंट विद द ईरान। सो वहाँ पे चाबर पोर्ट, शाही बस्तवी पोर्ट एंड ग्वादर पोर्ट जो कि आपका यहाँ पे है पाकिस्तान में। तो इस तरह से 4-5 ऑप्शन दे दिया गया था, तो अगर जिसने उस करंट सिचुएशन को स्टडी किया रहेगा वो राइट आंसर कर देगा, चाबर पोर्ट, द नेम ऑफ दैट पोर्ट इज द चाबर पोर्ट। तो एक MOU था इंडिया एंड ईरान का, बिजनेस ओरिएंटेड। मिडिल एशिया में जो है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहाँ पे वो जो सी का जो रास्ता जाता है, तो ईरान का वहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट है, तो उस पोर्ट को जो चाबर पोर्ट मैं बता रहा हूँ ना, उसको पूरा इंडिया ने डेवलप किया है, पूरा इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। सो इसीलिए देखोगे आप ना, अमेरिका और ईरान के इशू पे इंडिया ज़्यादा खुल के नहीं बोलता, राइट, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ईरान में, और अगर से इंडिया का ईरान से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा अपनी कंट्री का। सो इसी तरह से जो कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट होते हैं ना, तो इट्स कॉल्ड द MOUs। एंड आफ्टर दैट पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कुछ भी अगर से नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, तो उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमी एंड फाइनेंस, नोट डाउन करके रख लो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें है स्कीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड अभी मैं आपको बताऊंगा भी कुछ गवर्नमेंट के स्कीम जो अभी रिसेंट के रहे हैं। अभी जो बजट अनाउंसमेंट हुआ था फैब मंथ में, जो ये बजट अनाउंसमेंट किया था, उसमें कितने गवर्नमेंट के ये बहुत सारे स्कीम्स का अनाउंसमेंट हुआ था। लाइक अभी आपने पिछले साल सुना रहेगा जो PM किसान स्कीम चालू किया गया था, लाइन ऑफ द एक्चुअल, ओके। सो इस साल जो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च किए, अभी देखो एविटेशंस, जो किसान रेल था उसी को और कन्वर्ट करके एविटेशन इंडस्ट्री से भी जोड़ा गया है, राइट। तो ये एक स्कीम आपका था। 100 एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करने का बजट था, ये बजट की मैं बात कर रहा हूँ। इन बजट आई ऑल्सो डिस्कस द गवर्नमेंट स्कीम, राइट, दोनों को मर्ज करके मैं यहाँ पे अब बता रहा हूँ। अटल इनोवेशन स्कीम है, जो कि इस बजट में भी उसको अनाउंस किया गया। एंड ग्रीन एलो रिवैल्यूएशंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो फिशरिंग प्रोडक्शन है उसके लिए भी बहुत सारे अमाउंट एलोकेट किए गए। तो ये जो बजट अनाउंसमेंट हुआ है ना, अभी देखो लास्ट ईयर जब नेक्स्ट आप एग्जाम दोगे ना, तब आपको बजट तो नहीं मिलने वाला है, तब शायद से बजट नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट अभी अनाउंस हो चुका है। तो ये जो बजट अनाउंस हुआ है ना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो ये बजट जो अभी रिसेंट गया है, इसको थोड़ा सा स्टडी करना है।
उसके बाद है सर्वे। ये सर्वे क्या होता है कि सर्वे इट जस्ट लाइक इंडिया का जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, और इंडिया का एक्सपोर्ट से रिलेट करके, इंडिया का जीडीपी से रिलेट करके क्या होता है। तो ये सब जो सर्वे होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, जिन्होंने जो सर्वे किया है उसके बेसिस पे जो भी देते हैं। लाइक इसमें वो भी आ जाता है कि वर्ल्ड टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, एशिया का रिचेस्ट पर्सन, हाँ, सबसे पावरफुल वेमेन वाला सर्वे एक होता है। हाँ, इस साल क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हु इज़ द मोस्ट पावरफुल वेमेन इन द वर्ल्ड। एंड इंडिया का कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसमें आपका इनका नाम था। बहुत सारे इंडियन पर्सनालिटी हैं वेमेन जो कि पावरफुल 100 पावरफुल वेमेन लिस्ट में आते हैं, जिसमें 34 रैंक आपका निर्मला सीतारमन का था। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। आरबीआई रेट से सम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आरबीआई के रेट होते हैं। अब देखो, आप आरबीआई के रेट अगर से याद ना करो तो नो इशू, क्योंकि ये मोस्टली बैंकिंग ओरिएंटेड न्यूज़ हो जाता है। बट आपसे जो एक्सपेक्टेशन किया जाता है ना एज अ स्टूडेंट, कि अभी ये जो रेट चेंजेज होते हैं ना, जैसे सीआरआर का रेट बढ़ गया या इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, एसएलआर का इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इफ द रेट ऑफ द सीआरआर विल बी इंक्रीज देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। सो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बेसिकली पूछा जाता है। ओके, सो आप अगर से रेट पढ़ रहे हो तो उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा। उसके बाद है करंट जीडीपी एंड फॉरकास्ट। करंट जीडीपी और फॉरकास्ट, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने इंडिया की जीडीपी एंड या तो फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूशंस ने कितना फॉरकास्ट किया है फॉर द 2021 के लिए, फॉर 2020 के लिए एंड 2025 के लिए। कभी कभी ऐसा होता है 2-2, 3-3 साल का लोग फॉरकास्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पे सम टाइम अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरकास्टिंग है कि बहुत लो हो जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा कर दिया कि इंडिया की जीडीपी 2 पॉइंट पे चली जाएगी, इंडिया की जीडीपी 1 पॉइंट पे चली जाएगी, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसा कोई करता है, या तो इंडिया के रिजर्व बैंक या तो फिर नीति आयोग जो है अपना, ये कोई ऐसा इस टाइप के फॉरकास्टिंग करते हैं, तो वो अपने लिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यही एरिया होता है मोस्टली जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई मैगजीन पढ़ो, तो इन्हीं सब टाइप पे स्पेशली फोकस करना होता है, क्योंकि रैंडम सिर्फ आप न्यूज़ ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि बस मुंबई में पानी भर गया, यहाँ पे उड़ीसा में ये साइक्लोन आया, साइक्लोन भी आया, चलो ठीक है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो जैसे मोदी जी ने ये कहा, अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया, जब न्यूज़ देख रहे हो टीवी पे तो 3-4%, 4-5% डिबेट में है, वो एक्चुअल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। शुड वी स्टडी द रेट्स ऑफ द फॉरकास्ट ऑफ द आई मीन क्लोज टू एग्जाम मंथ इफ इट विल बी पॉसिबल। वनिष्का, अगर से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर से ऐसा कोई फॉरकास्ट करता है ना, वही मैंने बताया, तभी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ऐसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। बट अगर से नियर बाई अगर कोई इंस्टीट्यूशंस ने फॉरकास्ट किया है तो वो याद कर लोगे तो दैट विल बी गुड, यू विल बी इन अ सेफ पॉइंट। अगर पूछ लिया तो फिर ठीक है। ओके, सो आई होप कि थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स से कहाँ से बनते हैं। जब भी मैं आपको 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, आपको लास्ट 20 जो अभी लास्ट ईयर के एग्जाम का, तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एनी वन हैव डाउट रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स पॉइंट, कि करंट अफेयर्स और कुछ उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आया, फिर कुछ और होना चाहिए, या फिर इससे कम होगा या ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ? एनीबडी? देन आई विल स्टार्ट द स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट पॉइंट। एवरीथिंग क्लियर? ओके गुड जितेंद्र। ओके, सो जितेंद्र को ही फॉलो करके मैं चल रहा हूँ कि आई होप सबका क्लियर हो गया। देर आर सो मेनी CEOs, इट्स हार्ड टू रिमेंबर, बट इसका सबको रिमेंबर नहीं करना है, सबको रिमेंबर नहीं करना। जो रिसेंट 2-3-4 मंथ में अगर कोई है ना नियर बाई, बस उसी को पढ़ना है। बाकी बहुत सारी कंपनी है, मोर देन 1000 कंपनी है, सबका याद कर कौन करेगा? आप सिर्फ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर, इन्हीं सबका याद नहीं कर सकते हो। बाकी तो छोटे मोटे जॉनसन न जाने ऐसे कितनी कंपनियां हैं, तो सबका याद नहीं करना। हाँ, कोई कंपनी किसी के कंपनी के साथ मर्ज हो गई ना, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो गई, किसी का CEO ने रिज़ाइन दे दिया, कोई चेंजेस हो गया, तो बस वही अपने को पढ़ना है, वही जो करंट अफेयर्स में रहेगा।
कोविड 19 से भी क्वेश्चन पूछे जाने का चांसेस हो सकता है। इसका मेडिसिन जो डेवलप हुआ है, एंड एक मेडिसिन थी, कौन सा, जो इंडिया एक्सपोर्ट करने वाला था, बहुत क्रिटिकल नाम है, मेरे को याद भी नहीं है, कुछ हाइड्राक्लोरिक ऐसा करके नाम था, राइट। तो उससे रिलेट करके भी थोड़ा सा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है पूछे जाने का। ओके, नाउ कम टू द स्टैटिक जीके। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे बहुत वो रहता है ना कि बहुत वास्ट सेक्शन है स्टैटिक जीके, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सो सी, अभी देखो, या हिस्ट्री की बात करें या जियोग्राफी की बात करें या फिर इंडियन पॉलिटी की बात करें, सारे सेक्शन तो इम्पॉर्टेंट है, बट कैसा है ना कि इनका चैप्टर भी बहुत बड़ा है, और सब कुछ अगर से आप अभी से स्टार्ट करते हो तो दैट इज़ गुड, बट अगर से आप सोच रहे हो कि थोड़ा 2 महीना 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे तो दैट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका 20 मार्क्स का स्टैटिक जीके आएगा आपका एग्ज़ाम में। मैंने पूरा एनालिसिस किया, आप देख लेना, तो काफ़ी अच्छे से स्टडी करना होता है इसको। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे एरियाज़ में आपको थोड़े बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ, एंड आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री से। अब देखो, हिस्ट्री से पूरा तो नहीं पढ़ सकते, और क्या क्या जो टॉपिक है हिस्ट्री से, हिस्ट्री को यहाँ पर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 एंड 3 3 पार्ट से जो बेसिकली क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस होते हैं हिस्ट्री से। और वैसे तो और भी बहुत सारे एरिया है इंपॉर्टेंट, बट इतना मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर से आपके पास रिसोर्सेस है, टाइम है, आप पढ़ सकते हो तो दैट गुड, नहीं तो फिर एटलीस्ट जितना यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, इतना आपको स्टडी करना है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज देर इज़ अ वेरी लेस टाइम, आपको विद इन द 10 to 15 मिनट आई हैव टू ओवर द सेशन। सो आप ये पॉइंट्स याद करके रख लो जो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ द, हाँ, NCERTs अगर फॉलो करोगे दैट विल बी गुड, सबसे बेस्ट होता है। अदरवाइज यू कैन फॉलो द लूसेंट ऑल्सो, एंड यू कैन फॉलो एनी अदर रिसोर्सेज, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड द वेरी गुड रिसोर्सेज फॉर दिस स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री से, जिसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड है, पूरा वेदों को नहीं पढ़ना है। बहुत बार मुझे क्वेश्चन ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं, सर पूरा वेद पढ़ना होगा क्या? नहीं भाई, वेद नहीं पढ़ना होता। वेद तो भाई जो पढ़ेंगे वो पंडित है वो पढ़ेंगे। अपने को वैदिक पीरियड से रिलेटेड जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कि जैसे विच वन इज द ओल्डेस्ट वेद, राइट, विच वन इज द ओल्डेस्ट वेद, मेडिकल सिस्टम इज इंट्रोड्यूस इन विच वेदाज, तो ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री से ये आपको पता होना चाहिए। फिर रेज ऑफ द रिलीजम, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये दोनों जो रिलीजम है ना, इनकी फिलॉसफी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध कौन थे और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पे फर्स्ट अपना स्पीच दिया था, ये वाला पार्ट होता है। मगध एम्पायर एंड मौर्य पीरियड, ये बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड है। इसमें बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आते हैं, बहुत सारे वॉर हैं, वो पूरा अच्छे से देखना है। सर सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री शुड बी स्टडी NCERT, या यू कैन। हर्षवर्धन पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हर्षवर्धन का पीरियड जो है वो भी एक गोल्डन पीरियड माना जाता है हिस्ट्री का। तो एक कवि भी थे, उनका नाम था आई थिंक बाण भट्ट, आई थिंक सो। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पीरियड है हर्षवर्धन का। एंड कुछ बुक्स के नाम है लाइक हर्षचरित, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है स्टैटिक जीके से, जो हिस्ट्री का एंशिएंट पार्ट है, वो आपको देखना है। दिल्ली सल्तनत एंड मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत आपका जो स्टार्ट होता है 1191 से, मोहम्मद गोरी से लेकर के, एंड इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुतुब मीनार बिल्ड किया था, कुतुब मीनार वो है, फिर खिलजी है, फिर तुगलक है। तो इन सब जो बीच में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आते हैं ना, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू रख लेना कि ये कौन थे, कब हुआ था, क्या था, ये सब अबाउट द प्रोग्राम। ओके जितेंद्र, सो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, एनी पर्टिकुलर points if you have doubt. By the way, if you have doubt related to the topic which I am discuss here, so I can clear right now, because otherwise my flow will be the break, so other student it may be possible hamper. Okay, so मुगल एम्पायर का पीरियड जो अकबर से लेकर के औरंगजेब तक का पीरियड इज द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द CA, इट मीन्स करंट अफेयर्स, राइट।
सो उसके लिए अगर से आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो इट्स गुड, आप कोई मैगज़ीन फॉलो करो, कोई मैगज़ीन फॉलो करो, या तो फिर आप फॉलो करो न्यूज़पेपर अच्छे से रीड करो। अदरवाइज वी ऑल्सो प्रोवाइड द वेरी गुड रिसोर्सेज फॉर द करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी के। पनोरमा ईयर बुक इट्स गुड बट बहुत वास्ट हो जाता है, बहुत फिल्टर करके पढ़ना होता है। वो ईयरली बुक देखो ना काफ़ी मोटी होती है, तो उसमें बहुत कुछ रहता है, तो अगर उतना स्टडी कर सकते हो तो ठीक है, टाइम है आपके पास काफ़ी। कंपटीशन सक्सेस इज़ अ वेरी गुड मैगजीन एंड आई ऑल्सो रिकमेंड इन माई क्लास स्टूडेंट, जो हमारे क्लास में आते हैं उनको मैं ऑल्सो रिकमेंड करता हूँ को आप स्टडी करो। दैट विल बी द टू बेनिफिट, एक तो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मिलेंगे, और दैट एंड ऑल्सो देर इज सम आर्टिकल्स रिलेटेड टू द इंग्लिश, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉम्पिटेटिव सक्सेस रिव्यू जो मैगजीन आती है। You have to ask Vanishka, you have to ask about the resources. What would you provide the resources? We have all the resources regarding all. You can discuss with the admin team. They will guide you and about all the resources. What are the things we provide? Suggest us of magazine related to the TC. एलिस्टर, हम इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे एट एंड ऑफ द सेशन। मैं पूरे 10 to 15 मिनट आपको दूंगा, ये सब जितने भी डाउट्स होंगे एक एक करके मैं देखूंगा। अभी थोड़ा सा इट विल बी बेटर कि अगर मैं फ्लो को फॉलो करूं तो आपको भी बेनिफिट होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरीवन के लिए, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, किस वे में स्टडी होता है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 1 to 1 जो भी आपके क्वेरीज हैं हम करते जाएंगे। हाँ, इस पर्टिकुलर जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इंस्टेंटली, ओके। एंड आफ्टर दैट देयर इज अ मॉडर्न इंडिया से जो होता है आपका सबसे पहला तो एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर का जब भी एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से, यहाँ से हाईली चांस होता है क्वेश्चन पूछे जाने का, जिसमें आपका स्वामी विवेकानंद का पीरियड है, दयानंद सरस्वती है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने बहुत सारे चीज़ों को इंडिया से ख़त्म किया जाए, लाइक सती प्रथा को ख़त्म किया। एंड आर्य समाज है, किसने बिल्ड किया था। तो इस टाइप के जो रिफॉर्म हुए हैं ना इंडिया में, तो वो सोशल रिफॉर्म से आते हैं और यहाँ से हाईली चांस होता है पूछे जाने का। देन रिवोल्ट ऑफ द 1857, आप सबको पता है कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनिशियल रीजन थे रिवोल्ट के। फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस, उसके बाद जो नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट गांधी एरा जो स्टार्ट होता है 1919 से लेकर के आपका 1947, ये पूरा गांधी के पीरियड से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे तो वो रोलेट एक्ट हो, चाहे तो डिसोबीडियंट हो, चाहे जो भी हो, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट इवेंट गांधी एरा का 1999 से लेकर 47 तक, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ओनली गांधी एरा से। अगर इतना भी अच्छे से आपने देखा तो 2 क्वेश्चन इजिली यू कैन मार्क फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन, एंड 4 क्वेश्चन मोस्टली आपको हिस्ट्री सेक्शन से पूछा जाता है टेस्ट एग्जाम्स में, जो मैंने देखा 2 ईयर से मैंने एग्जाम पेपर जो एनालिसिस किया है। आफ्टर दैट आपका जो इंडियन पॉलिटी है इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। जब भी कॉन्स्टिट्यूशंस बन रहा था तो क्या क्या कमेटीज़ बनी थी, कौन कौन था, सबने किस वे में बनाया, कितने दिन में बना। फिर कमेटीज़ ऑफ फॉर्मिंग, जो मैंने अभी बताया कि जो इंपॉर्टेंट कमेटीज़ थी। फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, इसके बारे में स्टडी करना। इंपॉर्टेंट पार्ट शेड्यूल एंड आर्टिकल्स है। सोर्सेड एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कौन से कंट्री का ये फीचर है। फिर उसके बाद है सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं, और जैसे रिसेंट के अभी बहुत सारे हैं, CEA है, GST है, इस तरह के रिजर्वेशन है 10 ईयर के लिए जो रिजर्वेशन इंक्रीज़ किया गया। और AWS आपका EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो अमेंडमेंट हुआ है। तो ये सब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के जो पार्ट होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, इनमें सीट कितनी होती है, इसके मेंबर कौन हो सकता है, उसका मिनिमम एज क्या होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इंडियन पार्लियामेंट्री से बेसिकली पूछे जाते हैं। फिर पार्लियामेंट्री टर्म्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं ना, लाइक 0 आवर, क्वेश्चन आवर, ये सब जो पार्लियामेंट्री टर्म्स होते हैं ना, ये आपको कभी कभी MCQ में पूछा जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट का जो
अपॉइंटमेंट है, इलेक्शन या बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट किस वे में होता है, कौन हो सकता है, उसकी मिनिमम एज क्या होती है, सो प्रेसिडेंट को पावर क्या होते हैं, उन सब से रिलेट करके क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ना है, इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने जजेस होते हैं, एंड जो आपका एक CGI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अभी रिसेंट में न्यूज़ में भी है, तो इनको भी थोड़ा सा स्टडी करना है। और जो भी इसके पहले वाला था जो आपका नवंबर मंथ में हुआ था चेंजेस CGI का, रंजन गोगोई का, तो आपके एग्जाम में पूछा भी गया था उसके रिलेटेड, आप क्वेश्चन देख लेना, यूट्यूब पे है। एंड देन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो मैंने आपको बताया, नीति आयोग, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन, सो ये सब जो सारे गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं उनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पंचायती राज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो हायरार्की होती है गवर्नमेंट की, मतलब अगर से विलेज लेवल पे देखा जाए तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इस तरह से होता है ना, जिला परिषद, एंड सिटीज़ लेवल पे नगर निगम है, महानगर पालिका, ये सब है ना। तो इन सब की जो हायरार्की होती है ना पंचायती राज सिस्टम की, वो आपको अच्छे से देखना रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर से जियोग्राफी की बात करें तो सोलर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कौन सा सबसे बड़ा प्लानेट है, कौन छोटा प्लानेट है, कौन सा सबसे हिट प्लानेट है, कौन सा रेड प्लानेट है, कौन सा सबसे कूल प्लानेट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ द इंडिया है, माउंटेन है, फॉरेस्ट है, इरिगेशन है, अब ये जो है ना पूरा वर्ल्ड एंड इंडिया को कंसर्न करके स्टडी करना है। रिवर इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो मैंने मार्क भी किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा रिवर, जो इंडिया के रिवर्स है उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर पोजीशन ऑफ द स्टेट, ये क्या होता है कि जो हमारे इंडिया की स्टेट है, कौन से स्टेट किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा बॉर्डर फॉरेन कंट्री से करता है, तो इस टाइप के बेसिकली ज्योग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्रॉपिंग सीजन, फूड ग्रेन, शायद से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के जो नेशनल पार्क होते हैं लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क है, और माधव है, कान्हा है नेशनल पार्क, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गिर नेशनल पार्क है, राजस्थान की बात करूँ तो रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो इसी तरह से बहुत सारे नेशनल पार्क से रिलेटेड स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर थर्मल पावर प्लांट, जो गवर्नमेंट के प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब इंपॉर्टेंट है। एंड देन कलर रिवैल्यूएशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कलर रिवैल्यूएशन इट मीन्स लाइक ग्रीन रिवैल्यूएशन, वाइट रिवैल्यूएशन, येलो रिवैल्यूएशन, हाँ ब्लू रिवैल्यूएशन, ऐसे बहुत सारे रिवैल्यूएशन है ना इंडिया में। तो किस फील्ड के लिए थे, कौन से इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए थे, एंड हु इज़ द पर्सन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्लीमेंट दिस टाइप ऑफ द रिवैल्यूएशन। लाइक वर्गीस कुरियन की अगर हम बात करें तो वाइट रिवैल्यूएशन के लिए है, एम स्वामीनाथन की बात करें तो ग्रीन रिवैल्यूएशन, जिसमें आपके ग्रीन प्रोडक्शन के लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया है। तो इसी तरह से ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको बेसिकली ज्योग्राफी से। एंड इकोनॉमी से बात करें तो सबसे पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो इकोनॉमी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी, जो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड है। एंड नेशनल इनकम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, GDP है, NNP है, GNP है, सब क्या है, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है, इन सब पे थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टैक्सेस से जो क्वेश्चन आएगा वो इस वे में आएगा कि जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी तो GST इंप्लीमेंट हो गया, पूरा सेंट्रलाइज हो गया, बट बहुत सारे अभी भी टैक्सेस आपके स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलते हैं लेते हैं। तो अगर से हम बात करें कि अगर से क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, एंड कॉरपोरेशन टैक्स है, इनकम टैक्स है, ओके, सो ये सब टैक्सेस कौन लेता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट लेता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रॉपर्टी टैक्स इज द मैटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सा टैक्सेशन का आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग आप मार्क करके रख लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस एस्पिरेंट। सो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो 5 ईयर का जो प्लान बनाया गया था ना इंडिया को डेवलप करने का, तो इन सब से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। और स्पेशली इनिशियली जो स्टार्टिंग के थे ना उन्हीं से पूछा जाता है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग। जो फर्स्ट इकोनॉमिक प्लानिंग था ना उसका मेन एम क्या था, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करना था, पोर्ट को डेवलपमेंट करना था, हाँ एविटेशन को डेवलपमेंट करना था, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना था, क्या था। सो इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। सो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना था। तो जो हमारा फर्स्ट इकोनॉमिकल प्लान था 5 ईयर का, इट वाज फॉर द टू डेवलप द एग्रीकल्चर, ओके, पहले का यही प्लान था। ऐसे ही बाद में फिर आपका जो 70
आई थिंक 69 के बाद का जो था वो बैंकों के रजिस्ट्रेशन का टाइम था, जिसमें आपका ये गेन एम किया गया था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करना है। उसके बाद ये 89 से लेकर के 92 का एक पीरियड था जिसमें लाइसेंसिंग को ख़त्म किया गया था, जिसको बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा वर्ड है, वो माइंड में आ नहीं रहा है मेरे। सो लाइसेंसिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करके एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री मार्केट में रहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंक्रीज़ होगा। ओके, सो ऐसे ही बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैं इंडिया में, एक तरह से बोल सकते हो तो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, तो वो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया में आता है। उसके बाद मार्केट है एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली इट इज़ अ पार्ट ऑफ द आरबीआई के पास जो एक पावर होता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का। सो जो एक OMO है, ओपन मार्केट होता है, जिसमें ओपन मार्केट के थ्रू ऑपरेशन करके कंट्रोल करती है, और एक और पावर होता है जो गवर्नमेंट रेटेड को कंट्रोल करती है। रेटेड मतलब यही जो आपका CRR है, RRR है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, इन सब के थ्रू RBI मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सब से जो क्वेश्चन आएगा ना, बेसिकली आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि ओपन मार्केट पॉलिसी इज द पार्ट ऑफ व्हाट, तो 4-5 ऑप्शन दे देगा कि परचेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदना है, सेल करना है, परचेज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या मैटर है ये OMO का, तो ये सब उसके पार्ट होते हैं। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमी का। ओके, सो ये सब एरियाज़ हैं जहाँ से आपको स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किसी के माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा सर साइंस का आपने नहीं बताया, ठीक है, साइंस का डेफिनेटली मैंने नहीं बताया, क्योंकि साइंस में जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये 3 पार्ट है, काफ़ी बहुत बड़ा वास्ट सेक्शन होता है, और यहाँ से भी चांसेस होते हैं 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होने के, बट मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे इनके, काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो साइंस जीके से 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी स्पेशली आते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं आता। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्पेशली विटामिन से रिलेटेड, या कोई फिर डिसीजेज देगा और डिसीजेज एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस यही होता है पूरा सेक्शन। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कभी भी ना कि इतना ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ने का, जो बेसिक करंट अफेयर्स में चल रहा है उसी से पढ़ लो, हो सकता है कि उसी से रिलेट करके पूछ दे, बट अगर से टाइम बहुत है तो यू कैन स्टडी, अदरवाइज जस्ट लीव दिस पार्ट। दिस इज़ द माई सजेशन। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इतना पूरा पढ़ना, इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टास्क। जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन कवर हो रहा है उस पार्ट को कवर करो एंड 100% आपका हो जाता है। एंड जो पार्ट होता है ना, अगर मैं सेग्रीगेट करके यहाँ पे आपको बताऊँ ना, तो 2020 का मैटर रहता है। और आप मेरे एक्चुअल वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब पे मैंने डाला है एक्चुअल वीडियो 4 जैन का जो एग्ज़ाम मैंने अटेंड किया था, तो उसमें ना 90 एंड 20 का कुछ तो कॉम्बिनेशन है शायद से। दिस इज द CA करंट अफेयर्स एंड दिस इज द स्टैटिक GK। ओके, तो ये पार्ट होता है। अब इस 90 नंबर में आपका 4 मार्क्स तो हिस्ट्री हो जाता है, उसके बाद 3 मार्क्स पॉलिटी हो जाएगा, तो पॉलिटी हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाती है, इकोनॉमी से 2 से 3 मार्क्स के आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये 2-4 सेक्शन है ना, यही आपका एटलीस्ट 13 to 15 मार्क्स यही कवर कर लेता है। ये जो मेजर एरिया है आपके, जो मैंने डिस्कस किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये। फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेट करके पूछ लिया, एक आध क्वेश्चन आपको नेशनल पार्क से रिलेट करके पूछ लेगा, एक आध क्वेश्चन आपको कल्चर से पूछ लेगा, इंडियन कल्चर जैसे डांस कल्चर एंड ये सब होता है ना, उससे रिलेट करके पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टेडियम से पूछ लेगा स्टैटिक GK में, ठीक है। तो ये टाइप के कवर होते हैं क्वेश्चन, जिसमें साइंस के भी हो सकता है एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो जाए। तो जो मेजर एरिया है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जहाँ से मेजर क्वेश्चन कवर होंगे, तो वही मैंने यहाँ पे फोकस किया। बाकी जो आपका करंट अफेयर्स है वो नियर बाई 20, आज तो आप समझ लो ना 50-50 का कॉन्सेप्ट है। और इस साल जो क्वेश्चन मोस्टली आया था 14 क्वेश्चन एज इट इज़ आया था, 14 और 15 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया था जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया था, और 10 to 11 क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए थे। इट मीन्स एज इट इज़ नहीं पूछा गया था, बस उस इंपॉर्टेंट इवेंट से रिलेट करके पूछा गया था। तो नियर बाई स्टूडेंट 25 मार्क्स गेन कर लिए थे, तो इट वाज नॉट बैड, बुरा नहीं था टिस एग्ज़ाम के लिए 25 मार्क्स गेन करना। सो टारगेट रख के चलो आपका
25 से 30 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लोगे। ये सेक्शन अगर से आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो डेफिनेटली 25 to 30 मार्क्स आप कवर कर लोगे इस एग्ज़ाम में। ओके, बट प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्लो में पढ़ना चाहिए और राइट कंटेंट के साथ। सो ये था बेसिक एरिया। अब मैं यहाँ पे ना आपको एक्चुअल क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि एज इट इज़ एग्जाम में पूछे गए थे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु एमंग दीज इज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे। अब यहाँ पे ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ आपसे, जस्ट आई एम आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम दिस प्राइम मिनिस्टर बिलोंग। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड, नहीं, स्वीडन। ओके, anyone answer is the Finland? Yeah. Okay, see, this question was from the November month, November 2019। ठीक है, 2019 नवंबर मंथ का न्यूज़ था और ये क्वेश्चन आपको दिसंबर जैन 4 जैन को जो आपका एग्जाम हो रहा है टीस को, उसमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है पता है आपको? एग्जैक्टली सूरज। सो ये क्वेश्चन बन रहा है इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फ्रॉम द इंटरनेशनल न्यूज़। ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ एकदम सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। और भी 4-5 ऑप्शन थे, मैं ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको क्वेश्चन एंड आंसर राइट दिखा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन से अवेयर कराओ कि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में भी 10 क्वेश्चन इसी तरह से कवर किए थे। ओके, सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी विद करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल न्यूज़ से ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, इंडिया फर्स्ट मैन मशीन टू स्पेस इन नेम। जो इंडिया का फर्स्ट मैन मशीन होगा टू स्पेस के लिए, उसका नाम क्या है? अब ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करके है, राइट? प्रतीक्षा। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साइंस से रिलेट करके है। अब ये कहाँ से न्यूज़ में आया पता है? जो हमारा गगनयान 2 इसको वो चंद्रयान फेल के बाद गगनयान 2 के लिए एम बनाया गया था ऐसा, तो वो ये भी न्यूज़ आपका उसी टाइम का है, आई थिंक अक्टूबर लास्ट से लेकर नवंबर के बीच का। तो आप देख सकते हो ना 3 मंथ से ही न्यूज़ पूछे जा रहे हैं मोस्टली। एग्जाम है जैन मंथ में और क्वेश्चन पूछा जा रहा है अक्टूबर नवंबर सितंबर से ही। तो बेसिकली जो करंट अफेयर्स के न्यूज़ होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो गगनयान, एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हाट एवर द इनोवेशन रिलेटेड टू द इसरो एंड DRDO, ये ना दोनों ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए और आपका एग्जाम के लिए भी। अगर से इनका कुछ भी रिसेंट इनोवेशन है, कुछ भी है, तो वो मोस्टली चांस होता है एग्जाम में पूछे जाने का। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, द 2019 एनुअल यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP25 टुक प्लेस इन, कहाँ पे हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था? और ये न्यूज़ है आपका 1 नवंबर का, 1 नवंबर का न्यूज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब ये है क्या, इंटरनेशनल न्यूज़ से लेकर के इम्पॉर्टेंट सुमिट से रिलेट करके है। ओके, प्रतीक्षा मैड्रिड। सो देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही ना, फेस हो रही है इस क्वेश्चन का आंसर दे में, थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट ठीक है। जिसका राइट आंसर था मैड्रिड। नाउ सी द वन मोर क्वेश्चन, जनरल इलेक्शन वेयर हेल्ड इन इंडिया अप्रैल में 2019 कॉन्स्टिट्यूटेड द लोकसभा। अब ये ना आपसे पूछा जा रहा है ना, ये कौन से नंबर का लोकसभा था? इट वॉज 18, इट वॉज 19, इट वॉज 17, इट वॉज 20। What was the addition? What was the addition of this Lok Sabha election which was held in May 2019? One is का guess 17, okay? 100% श्योर नहीं हो? ओके। सो देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है उस टाइम जब एग्ज़ाम देके मैं बाहर आया था तो बहुत लोग कंफ्यूज थे।
इतना बड़ा इवेंट मई मंथ में हुआ है, एक नेशनल लेवल का इलेक्शन है, एंड देन पीपल डोंट नो व्हाट वाज द एडिशन ऑफ दिस इलेक्शन। सो दिखने के लिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पूछ लिया आपको इलेक्शन, जो मैंने आपको दिखाया भी था ना, इलेक्शन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इलेक्शन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया और कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। सो अगर से जो भी थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है इन सब चीज़ों में तो उसको तो पता रहेगा। इट वॉज द 17 एडिशन, एंड जिसने नहीं केयर किया रहेगा तो फिर नहीं मार्क कर पाएगा राइट आंसर। ओके, सो 5th नंबर हियर आई विल शो यू। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ये क्वेश्चन है, सागरमाला प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग सीक टू मेक लॉजिस्टिक इफिशियंसी बाई, the question is asking it is related to which its project is related to it। तो वहाँ पे दिया था रोड डेवलपमेंट था, एंड एक ऑप्शन था सागरमाला सी ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, एक ऑप्शन था interlinking of road to port, is there is a negative marking in the general awareness? Abhi there is a no negative marking in the first paper if you are appearing for the TISNET, but if you are going to appear the TISMAT, so there will be the negative marking। okay, so इसका right answer यही था, interlinking the port, जो रोड डेवलपमेंट होता है ना उसको पोर्ट से डेवलप करना, जो पूरा, तो उसी के लिए था। इंपॉर्टेंट पार्ट आपको जो रिमेंबर रखना है, ये क्या है, क्या एक्चुअल में सागरमाला प्रोजेक्ट, दिस इज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है ना, दिस इज द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था इस प्रोजेक्ट को, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। सो बेसिक 5 क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको शो किया, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से भी आपको दिखा, इलेक्शन से भी दिखा, एंड इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड समिट से भी क्वेश्चन दिखा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी दिख गया, और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप अगर चाहो तो उस पेज पे विजिट करके देख सकते हो, जो हमारे वेबसाइट पे है और यूट्यूब पे भी है। पूरा का पूरा मेरा खुद का एनालिसिस किया हुआ है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड अगर स्टैटिक जीके का एक्चुअल क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था, हु इज़ द कंसीडर एज द फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट, जो इंडिया का सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, वो कौन सा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु इंट्रोड्यूस इन इंडिया, या किसकी फिलॉसफी थी। तो इस तरह से आपको गवर्नर जनरल के नाम दे देगा। प्रतीक्षा ने काफ़ी अच्छा राइट आंसर दिया। ऐसे गवर्नर जनरल्स के नाम देगा, लॉर्ड रिपिन है, लॉर्ड डलहौजी है, हाँ, इस तरह से जो भी गवर्नर्स आए हैं। तो ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ब्रिटिश एम्पावरमेंट, वहाँ से ये क्वेश्चंस है आपके। देन दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन मैं आई एम एक्सपेक्टिंग द राइट आंसर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पीपल। मैंने इसका आंसर रॉन्ग दिया था, मेरा खुद का आंसर रॉन्ग था, क्योंकि आई एम नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। हाँ, बट क्रिकेट से रिलेटेड मेरा जीके अच्छा होता है करंट पोजीशन पे, बट स्टैटिक वाला मेरा थोड़ा सा नहीं अच्छा था इस एग्ज़ाम के लिए। स्पेशली मैं इफ़ आई विल से ट्रू, सो यहाँ पे 2 पीपल्स ने ओनली आंसर दिया है, ऐश्वर्या एंड रजत। व्हाट अबाउट अदर्स? वहाँ पे देखो आंसर क्या था ना, पोलो था, गोल्फ था, क्रिकेट था एंड हॉकी था, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। तो मैंने सोचा ये एग्रीकल्चरल सॉर्ट है, मतलब तो गोल्फ सही रहेगा। ये मेरा माइंड वर्क करता है। देखो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। एक तो ग्रीन ग्रास पे खेला जाता है ना, दिस इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट, यस। सो मेरा जो गेस था, मुझे आता नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर, मुझे नहीं पता, बट मेरा गेस कैसे मैं किया कि शॉर्ट एंड ग्रीनरी होती है ना गोल्फ के लिए, तो यही पॉसिबल हो सकता है। मैंने इसके लिए गोल्फ मार्क किया था, बट बाद में मैंने जब भी देखा तो मुझे पता चला नहीं, इट्स रिलेटेड टू क्रिकेट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, नहीं, इट्स आपका आंसर राइट था। ओके, सो इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए क्या है कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्ड्स है ना, वहाँ से स्टैटिक जीके से पूछा जा रहा है। देयर वाज 4 क्वेश्चन फ्रॉम द क्रिकेट, आई थिंक स्पोर्ट्स सेक्शन, 4 और 3, मुझे याद नहीं आ रहा, 4 एंड 3, बट स्पोर्ट्स सेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी था आपका स्टैटिक जीके से। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है जो वर्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड वर्डिंग से। तो आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
And C, one question from the organization. The organization which was founded in 1935, it was used to succeed the General Agreement of Tariff and Trade established 1947. Which is this organization? जो मैं आपसे बोल रहा था कि organization is the most and most important. So इसी से आप समझ जाओगे, टैरिफ एंड ट्रेड से ही आप गेस कर लोगे. बहुत सारे स्टूडेंट ने इसी से गेस किया था. इट वाज अ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये 10 क्वेश्चन ना मैं बहुत इजी वाले मैंने लिए, और भी थोड़े डिफिकल्ट है. तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो एकदम बिल्कुल ब्लाइंड कर दे, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या पूछना क्या चाहता है एक्चुअली एग्जामिनर. बट हाँ, एक सिक्योर पॉइंट 25 के अबव मैंने खुद ने मार्क किया था, मेरा आया भी था. ओके, विच टू केमिकल एलिमेंट ऑफ द गैसेस कंपाउंड आर primarily responsible to break down the earth zone layer, earth ozone layer. Okay, sulfur and nitrous oxide. Great. वहाँ पे जो भी ऑप्शन था उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने मार्क किया था, क्लोरोफ्लोरकार्बन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये ऑप्शन मैंने मार्क किया था. एक्चुअली ये वाला पूछा गया था वहाँ पे ऑप्शन में, एग्जाम के ऑप्शन में ये दोनों था. ओके, एग्जाम के ऑप्शन में ये दोनों नाम दिया हुआ था. अब यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है ना ओजोन लेयर, और मैंने प्री एग्जाम स्टूडेंट को सजेस्ट भी किया था कि ओजोन लेयर इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये COP25 है ना, COP25 जो ऑर्गेनाइज हुआ था जो इन्वायरमेंट के लिए, तो उसी में ये सब डिस्कस हुआ था. तो ओजोन लेयर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जिसने भी स्टडी किया रहेगा उसका ये आंसर राइट रहा होगा. तो ओजोन लेयर आप समझ सकते हो, इट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड इट इज वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर द टिस एग्जाम. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, इट इज़ अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन एंड हार्डली एनी वन कैन गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना तो किसी का स्टैटिक भी अच्छा नहीं होता. पूछ क्या रहा है जरा आप देखो. Census 2011, the population census, which are the state with the highest elderly percentage of the populated in India. कौन सा स्टेट इंडिया का एज अ एल्डर पीपल के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आता है एज पर द 2021 सेंसस. किसने ये सेंसस इतने अच्छे से पढ़ा होगा? मैंने तो खुद ने नहीं पढ़ा था. वहाँ पे वो भी आंसर स्टेट वाइज दिया था इस तरह से, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा एंड केरला, उसके बाद केरला, आंध्रा एंड तमिलनाडु, फिर आंध्रा, केरला एंड तमिलनाडु. इस तरह से ऑप्शन थे बहुत सारे कि उसका फ्लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट ही पूछ रहा है, एनी पर्टिकुलर स्टेट, कौन सा स्टेट सबसे टॉप पे था. पूरा 3 और 4 स्टेट का हायरार्की पूछ रहा है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, इस तरह से. तो जो मेरा आंसर था, आई थिंक इट वाज रॉन्ग, बट राइट आंसर इट वाज Kerala, Goa and Tamil Nadu. This is the right sequence according to the elderly people as per the 2021 census. तो ये क्वेश्चन ना अनएक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, इसका शायद से कोई राइट आंसर कर पाएगा. कभी है सोचा था सर? नहीं सोचा था. गोवा में तो सब यंग पीपल रहते हैं, दे ऑलवेज इंजॉय, बट सेकेंड पोजिशन पे अब क्या करेंगे. ठीक है, तो अब ये जो आंसर मैंने दिया आपको गूगल के बेसिस पे दिया है, मैंने भी कोई अपने से नहीं बोला, गूगल पे ये था, मैंने R&D किया तो मुझे आंसर मिला. तो सेंसस जो भी था उसको स्टडी करके तो उस बेसिस पे ये मार्क किया. मेरा एक्चुअल एग्जाम में आंसर रॉन्ग ही रहा होगा, क्योंकि गोवा भी मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि गोवा में ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे ना जो अनएक्सपेक्टेड होंगे. आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ ना, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन डिस्कस करूँ तो आप 5 क्वेश्चन तो एकदम डिफ़िकल्ट पाओगे, एकदम डिफ़िकल्ट पाओगे. और मैंने भी उसको डिफ़िकल्ट पाया था. एक क्वेश्चन तो ऐसा था जिसका गूगल पे भी सर्च करने के बाद भी आंसर मुझे नहीं मिला था कि उसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा. ठीक है, तो बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, स्टडी किया, उससे रिलेट करके तब जाके कहीं एक जगह उसका कुछ हिंट मिला था, तो वो मैंने गेस करके डाला है यूट्यूब पे कि ये हो सकता है, बट आई एम नॉट 100% श्योर. तो 5 क्वेश्चन ना विल बी अनएक्सपेक्टेड. कुछ ऐसा रहेगा ना कि शायद से ही आप उसका आंसर कर पाओ, कोई भी नहीं कर पाए कितना भी अच्छे से स्टडी कर लो. सर, इज देयर एनी एज लिमिट फॉर द टिस? आई डोंट थिंक देयर इज एनी एज लिमिट फॉर द टिस. अभी हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपके इस क्वेश्चन से मुझे याद आया कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज. टिस सीरीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहाँ पे यू विल गेट द ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब, जिसमें सारे
जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम है रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ाम एंड पेपर पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जो अलग अलग टाइप के ना स्ट्रीम है ना, अलग अलग टाइप की स्ट्रीम है, कौन कर सकता है, व्हाट विल बी द बेनिफिट, व्हाट विल बी द कैरियर अपॉर्चुनिटी, सारे चीज़ें आप विद इन द फ्यू मंथ यू विल गेट एवरीथिंग। सो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेस्ट एग्जाम एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, एकदम पानी की तरह क्लियर रहेगा आपके लिए। अगर से इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट फॉर द टीस एंड वांट टू मेक योर कैरियर फॉर द टीस, तो सारे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन टीस के रिगार्डिंग मैं पूरा R&D करके आपको प्रोवाइड करूँगा। सो हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। कंटिन्यू मेरा अपडेट्स आपको आता रहेगा विद इन द वीक में 1-2 वीडियो, जिससे आपको टीस के रिगार्डिंग ही मैं डिस्कस करूँगा पूरा एग्जाम पैटर्न से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग। एंड वॉट एवर द योर कमेंट्स विल कम ऑन माई वीडियो, उसके रिगार्डिंग अगर से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के डाउट है तो फिर उस पर मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द ऑल ओवरव्यू सेशन। जो हमारा ये एक वर्कशॉप था, जो कि मेरा मेन एजेंडा था कि आपको टिस का जो जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन है उससे पूरा अवेयर करा पाऊँ एंड आप पूरा अंडरस्टैंड कर पाओ कि क्या होता है करंट अफेयर्स, क्या होता है स्टैटिक जीके एंड किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं एग्जाम्स के लिए। ओके, सो दैट्स इट, and if you people want to ask anything, so now you can ask.